दिस आज 7th नंबर की क्लास है और फटाफट आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला आंसर है, प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जल, वायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। कहीं ना कहीं सत्य है। सभी ऑप्शन को हमें पढ़ना है, उसके बाद ही टिक करना है। प्रदूषण मानव के विकास प्रक्रिया की देन है। जो प्रदूषण है वो मानव के विकास की देन है। अगर मानव विकास करता नहीं तो प्रदूषण होता नहीं। वो वैसे ही जंगल में रहता, वैसे ही काम चलाता, तो प्रदूषण नाम की कोई चीज़ हमारे सामने नहीं होती। लेकिन मानव ने जैसे जैसे विकास किया है, प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़ाछेड़ी करी है, तब से पर्यावरण प्रदूषण जैसी भयानक समस्या हमारे सामने खड़ी होने लग गई है। आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनता वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। आर्थिक और तकनीकी विकास और जनसंख्या जो वृद्धि होती है उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये भी कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि जनसंख्या एक कमरे में लो कि 5 जने की कैपेसिटी है और अगर उसमें 15 जने रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होगा उसके संसाधनों का। वैसे ही बात पृथ्वी की भी है। तो इसका उपयुक्त सभी, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि पर्यावरण अगर प्रदूषण होगा तो जल, वायु, मिट्टी अपने कहीं न कहीं जो मूल गुण होते हैं उनसे भिन्न हो जाएंगे। मानव के विकास प्रक्रिया की देन है पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि मानव की देन है, जानवरों की देन तो है नहीं पर्यावरण प्रदूषण। आर्थिक और तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण दूषित होता है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो उस ऑप्शन को आप 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, शांत दिमाग से पढ़िए, आपको वो समझ में आ जाएगा। और पर्यावरण सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके आंसर हम क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से पढ़ के उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। और आज के सेशन में मैंने सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन डाले हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ के ही उसका आंसर निकाल सकते हो। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, उसके सारे ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसका आंसर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण का कारण। मरुस्थलीकरण, मरुस्थल क्या होता है? जहाँ पानी की अत्यधिक कमी होती है। अत्यधिक कमी, क्या पानी होता ही नहीं है, उसको बोला जाता है मरुस्थल। तो मरुस्थल का कारण क्या है? बालू के निक्षेपण, अत्यधिक गर्मी पड़ने से, वर्षा न होने से और कृषि न होने से। अब इन चारों में से किसी एक को देखना है। तो बालू के निक्षेप से तो मिट्टी उर्वरक होती है, तो ये तो कहीं आंसर नहीं है। अत्यधिक गर्मी पड़ने से, वर्षा न होने से, तो अत्यधिक गर्मी पड़ने से। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो सकता है। कृषि न होने से, तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं हुआ कि कृषि न होने से। मरुस्थल में भी कई प्रकार की खेती की जा सकती है। वर्षा न होने, अब 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। एक तो अत्यधिक गर्मी पड़ने से, क्योंकि हमें पता है कि मरुस्थल में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और एक और जो ऑप्शन पता है कि वर्षा नहीं होती है। तो अब इसका सही आंसर क्या है? तो मरुस्थलीकरण मतलब जहाँ पानी की अत्यधिक कमी होती है, पानी होता ही नहीं है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? गर्मी, अत्यधिक गर्मी पड़ने से। ये ऑप्शन दूसरा है। अत्यधिक गर्मी हम देखते हैं कि हमारा विदिशा जिले में भी अत्यधिक तापमान को अंकित किया जाता है, ग्वालियर में भी अत्यधिक तापमान होता है। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ मरुस्थल है, वहाँ वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो इसका जो मरुस्थली का मेन कारण क्या है? वर्षा न होना। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वर्षा न होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों में उत्तरदायी है। अब प्रमुख कारण में क्या उत्तरदायी है? इसके सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले। वन उन्मूलन, वनों का खत्म होना, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का बढ़ना, अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण मतलब कि आप हर समय हर जगह पशुओं को अनियंत्रित तरीके से चरा रहे हो। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। उपयुक्त में से, तीनों में से कोई एक है। अब तीनों में से कोई है तो एक तटस्थ आंसर ढूंढना है। तो मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों में उत्तरदायी है, इन तीनों को देखेंगे, इन तीनों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा है वन उन्मूलन।
वन उन्मूलन मतलब वनों का खत्म होना। अगर वन खत्म होते जाएंगे तो जो वनों में पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बादल अपनी ओर आकर्षित होगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो बरसात, पानी होगा, तो मरुस्थल की समस्या ही नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे वन खत्म होते जा रहे हैं, मतलब पेड़ भी खत्म होते जा रहे हैं, वो बादल को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। बादल को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं मतलब कि पानी, बरसात नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, ये कुछ अन्य कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण अगर देखा जाएगा तीनों में से तो क्या है, वनों का उन्मूलन मुख्य कारण, एक अहम कारण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मरुस्थलीकरण क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर जल है, उसका स्तर क्या होगा, अत्यधिक नीचा, कम नीचा, ऊंचा। तो आपको पता ही है क्या होगा, अत्यधिक नीचा होगा। अब मरुस्थल है, पानी है ही नहीं, तो उसका स्तर क्या होगा, भूमि के अंदर अत्यधिक नीचा होगा, कॉमन सी बात है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र सूखा पड़ेगा और अकाल पड़ेगा। अगर सूखा पड़ेगा तो वहाँ अकाल भी पड़ेगा। अकाल मतलब खाने पीने की समस्याएं होना, न खाना मिलना, न पीना मिलना, तो वो अकाल की सिचुएशन में आएगा। अब जहाँ अगर सूखा होगा तो फसलें नहीं होगी, कोई कामकाज नहीं होगा, तो वहाँ एक अकाल की स्थिति बन जाएगी। तो सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है, घटता है, सम रहता है। तो सूखा और अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होता है, और बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पानी नहीं मिलता है। सूखा मतलब सूखा रहेगा तो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होगा, और बढ़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगला देख लेते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। अब मैंने गैर पारंपरिक और नवीनीकरणीय, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, नवीनीकरणीय और नवीनीकरण का एक पूरा लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप उसे पढ़िए। मुझे लगता है उसके बाद आपका इस ऊर्जा के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संभावना मैंने उसमें सारी कवर करी है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर परंपरागत मतलब कि जो ज़्यादा पुराना नहीं है, एक नई टेक्नोलॉजी से ऊर्जा उत्पादन हो रही है। तो नई टेक्नोलॉजी से ऊर्जा उत्पादन हो रही है तो वो कौन कौन से है, ज्वारीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा और बायोशक्ति, और ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा ये सभी होगा। क्यों? क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र के आसपास जो ज्वार आते हैं उससे ऊर्जा, ये नई तकनीक है। भूगर्भीय शक्ति, भूमि के अंदर जो गर्म जल या गर्म लावा है उसका उपयोग कर ऊर्जा बना रहे हैं, ये भी एक नई तकनीक है। और बायोशक्ति मतलब गोबर या अपशिष्ट से हम जो ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं वो भी हमारी एक नई टेक्नोलॉजी है। तो ये सभी क्या है, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत मतलब कि जो परंपरागत सालों से हमारे साथ नहीं है, अभी अभी तकनीक से वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्हें बोला जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। सीधी लैंग्वेज में यही होगा, सरल शब्दों में। अगला देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। और कोयला कहाँ मिलता है? ताप विद्युत केंद्रों में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ताप विद्युत केंद्र। उसके बाद होगा जल विद्युत, और उसके बाद है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और आगे सभी जुड़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? लकड़ी। ये कुछ समय पहले की बात है। अगर अभी अभी हम अगर देखेंगे तो ग्रामों में आज भी ऊर्जा का साधन क्या बन चुका है? बिजली बन चुका है। लेकिन कुछ समय पहले क्या था? वहाँ पे लकड़ी था। लकड़ी का ही उपयोग घरेलू ईंधन में भी किया जाता था, और अन्य साधनों, अन्य में अगर ऊर्जा की ज़रूरत होती थी तो लकड़ी का यूज़ किया जाता था। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? भारत में ऊर्जा के संकट को दूर करने के लिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऊर्जा संकट को दूर करना है
और ग्रामीण क्षेत्र में है। कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अपनाया जा रहा है? तो कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अपनाया जा रहा है? ऑप्शन पढ़ लीजिए, बायोगैस, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो गांव में क्या मिलेगा? गोबर और अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा मिलेंगे, तो उससे क्या बनाई जा सकती है? बायोगैस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बायोगैस। सौर ऊर्जा क्या होगा? सूर्य से रोशनी प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए संयंत्र जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और सरकार सब्सिडी से दे रही है, लेकिन जनता, अभी भी ग्रामीण जनता इससे अवेयर नहीं है। तो ये दोनों सोर्स, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये शहरों में भी खोल सकते हैं, गाँव में भी खोल सकते हैं, लेकिन जो बायोगैस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि गोबर जो जानवर है, पालतू जानवर है, वो हमें कहाँ मिलेंगे? गांव में मिलेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा बायोगैस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? बाढ़, अकाल, भूखमरी या उपयुक्त सभी? तो अगर तापमान बढ़ेगा पृथ्वी पर, अब आप सोचोगे कि तापमान बढ़ने से बाढ़ कैसे आएगी? अगर पृथ्वी पर बढ़ा तो पृथ्वी पर जो ग्लेशियर है, बर्फ़ के पहाड़ है, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। वो जब पिघलेंगे तो नदियों में पानी अत्यधिक मात्रा में होगा, और जब नदियों में पानी उसकी क्षमता से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? एक बाढ़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अकाल पड़ेगा, तापमान अधिक होगा तो पानी की कमी होगी। और भूखमरी, अब जब अकाल होगा तो भूखमरी जैसी समस्या होना सामान्य सी बात है, क्योंकि अकाल और भूखमरी एक दूसरे के पर्याय ही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे।